जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज से क्लास हम लोग करने वाले हैं। आज से स्टार्ट आप लोग का बेंटो वाली जो है विधवा, जो कि आप लोग इनके बेटो वाली विधवा का मतलब यहाँ से शीर्षक से क्या निकल के आता है कि बेटो वाली विधवा, जिन विधवा का बेटा होगा उसी के ऊपर ये कहानी आधारित होगा। शीर्षक से तो यही पता चल रहा है। तो देखिए, इसमें आप लोग का जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा ये जो है आप लोग का ये निबंध लिखा गया है। तो चलिए, परीक्षा में जो आप लोग को यही सब आने वाला एग्जाम में आप लोग का एमआईएल में आप लोग अपना एयरफोन सेट करेंगे कान में और कंप्लीट यहाँ से देखो, पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो कान में एयरफोन लगा लो, क्वालिटी बिल्कुल डाउन कर दो कैमरा का, ठीक है। और चलिए, यहाँ से आप लोग को हम कहानी सुनाते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है और थोड़ा दर्द भरी कहानी भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग अपना पढ़ते हैं, अच्छे से देखिए। कहता है, पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हो चुका तो सबने कहा ईश्वर जो है आदमी को ऐसी ही मौत दे लेगी। पंडित अयोध्यानाथ का जो है मौत हो गया तो सब आदमी कहता है कि सबका मौत इनके जैसा ही हो, ऐसा क्या खास है इनमें। तो चलिए देखते हैं। कहता है, चार जवान बेटे थे, एक लड़की, और चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे। देखिए, माता पिता का अंतिम इच्छा क्या होता है पता है आप लोगों को, कि उनके बेटे का या फिर बेटी का सबका शादी विवाह हो जाए, सभी का परिवार बस जाए। उसके बाद वो चाहते हैं कि अब हमारे लिए कोई भी चीज जिंदगी में कमी पूरी नहीं रहेगी, ठीक है। सेम बात है यहाँ पे, उनका सारा चारों बेटा का शादी हो चुका था। केवल उनकी जो एक लड़की कुंवारी थी, तो संपत्ति भी काफी थोड़ी थी। उन्होंने देखो, बहुत ही अमीर आदमी थे। कौन? अयोध्यानाथ देहांत जिनका हुआ, ठीक है। कहता है कि एक पक्का मकान, दो बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। उस टाइम में 20,000 नगद बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी के समय में कम हो गया अनुमान। कि पहले जमाने में 20,000 रुपया मतलब 20 लाख रुपया के बराबर हुआ करता था। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। चलिए ठीक है। कहता है कि विधवा जो है फूलमती को शोक तो बहुत हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर जो है उसे ढाढ़स हुआ। देखिए, उनकी पत्नी का नाम क्या था? फूलमती। आप लोग यहाँ से ध्यान रखते जाएंगे सारा कैरेक्टर को, ठीक है। कौन कौन इस कहानी में आ रहे हैं सभी का आप लोग को आगे काम आने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? फूलमती था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। कहता है कि उन्होंने बहुत रोया, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक, लेकिन फिर देखा कि अच्छा, चारों बेटा मेरे लिए है ही, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चारों लड़कों में से एक का नाम क्या था? सो देखिए, एक का नाम था आप लोग का, और नाम नीचे दिया है। चारों लड़कों में से एक सुशील जो है, चारों बहुत एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थे, बहुत ही संस्कारी चारों बेटा थे। जब वह रात को लेटती तो चारों जो है बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छाँटती। सारा घर उसके इशारे पे चलता था, फूलमती के इशारे पे, ठीक है। कहता है, बड़ा लड़का कामता नाथ, देखिए उनके बड़े बेटे का नाम क्या था? कामता नाथ। एक दफ्तर में जब 50,000 रुपये पर नौकर था, सोचिए। 50,000 रुपया उसको महीना में मिलता था, कितना ज्यादा मतलब अमीर था वो, सोचिए। कहता है, छोटा जो उससे जो छोटा था उसका नाम था उमानाथ, जो डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। दूसरा बेटा हो गया। तीसरा बेटा उनका था दयानाथ, जो कि बीए में फेल हो गया था। ये बहुत ही नालायक बच्चा था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर जो है कुछ ना कुछ कमा लेता था। चलिए, ये भी ठीक ठाक था, क्या ना हो करके। और सबसे छोटा बेटा जो था सीतानाथ, वो चारों में सबसे कुशाग्र यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि के और होनहार था। और अब की साल जब उन्होंने बीए में जो है प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ थे, तो बहुत अच्छी बात है। पता है कि किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छैलापन, वह लुटाएपन ना था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबोता। मतलब सभी काफी अच्छे विचार के बेटे थे उनके, ठीक है। कहता है, फूलमती जो है घर की क्या थी? मालकिन थी, जो कि कुंजियों बड़ी बहू के पास रहती थी। लेकिन वो अपना सारा कुंजी चाबी सब किसको लेके दी हुई थी? अपनी बड़ी बहू को लेके दी हुई थी, ठीक है। अतः बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है। कहता है कि बहुत सारे ऐसे आप देखिएगा आपके समाज में वृद्ध आदमी होते हैं, जिनका कि एज के साथ अगर वो थोड़ा वृद्ध हो गए तो उनके अंदर गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ जाता है। लेकिन उनके अंदर, फूलमती के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। कहता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना जब कोई बालक मिठाई तक ना मांग सकता, यानी कि उनके इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता था उनके घर में। सही बात है, जब वो सबसे पुराने थे, सबसे पहले आए थे घर में, वही बनाए थे घर, तो उनका तो दायित्व तो चलेगा ही घर में। कहता है, संध्या हो गई थी और पंडित को मेरे आज 12वें दिन था।
पंडित को मरा हुआ कितना दिन हो गया, 12वां दिन खत्म हो चुका था, 12 दिन हो गया था घर में, ठीक है। कहता है कल 13वीं है, तो 13वीं पे क्या होता है, ब्रह्म भोज होगा और बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, सभी को हम लोग बुलाते हैं, अपने पड़ोसी को, अपने रिलेशन वाले को, सबको। उसी की तैयारी हो रही थी उनके घर में, क्योंकि कल 13वीं थी। तो फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी सारा कुछ, जैसे क्या क्या हो रहा है। पल्लेदार बोरे में जो आटा लाकर रख रहे हैं मजदूर लोग। घी के टीन आ गए, घी के टीन जो मंगाए होंगे। साग सब्जी के टोकरे हो गए, शक्कर की बोरियां और दही के मटके चले आ रहे हैं। कथा है महापात्र के लिए जो है दान की चीजें लाई गई, जैसे कि आप लोग का बर्तन हो गया, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेने आदि। कथा है किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। अब देखिए घर की मालकिन कौन थी, फूलमती, और उसको नहीं दिखाया गया तो स्वाभाविक सी बात, उसको गुस्सा तो उठेगा ही। तो आगे देखिए, नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे, नियम के अकॉर्डिंग। घर में जैसे पहले होता था कि कोई भी सामान होगा तो सब उनके पास सामने पहले लाया जाता था, वो सब कुछ देख लेते थे, बोलते थे ठीक है, तब जो है कोई भी काम होता था। लेकिन यहाँ पे वैसा आज नहीं हुआ, सारा कुछ उनको बिना दिखाए हुए घर में अंदर रख दिया गया, ठीक है। अतः वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, ताकि उसकी मात्रा में कमी बेसी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। लेकिन वहां पे उनको दिखाने और उनकी राय लेने की जरूरत ही नहीं समझी गई। अच्छा हुआ आटा 3 बोरे क्यों आए, उसने तो 5 बोरे के लिए कहा। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 मंगवाए थे। इस तरह साग सब्जी, शक्कर, दही आदि में भी कमी होगी होगी। अतः ये कह रही थी कि हमने तो 10 बोरे गेहूं मंगवाए थे, आटा, लेकिन यहाँ पे तो 5 बोरे ही है, और हम 10 टीन मंगवाए थे। ये तो यहाँ पे 5 टीन ही है, तो इतना कम कैसे हो गया, सारा चीज में क्यों कर रहे हो इतना कम। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया, इनको गुस्सा आ गया, ठीक है, फूलमती को। जब उसने एक बात तय कर दी, तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है। वो बोल रही थी कि जब हम एक बार तय कर दी इतना आएगा, तो किसको इतना हिम्मत है कि वो घटा बढ़ा दिया। आज 40 वर्ष से घर के प्रत्येक मामले में जो है फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, एक कहा तो एक खर्च किया, यानी कि वो जो बोलते थे घर में वही होता था। अब स्वाभाविक सी बात है, घर में जिसका बात चलता है और एक अचानक उनका बात चलना बंद हो जाए तो कितना खराब लगता है। तो किसी ने मीन मेख ना की, किसी ने भी उसके बातों का ध्यान ना देता था उस समय, क्योंकि वो घर की मालकिन थी। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करते थे। किसके विरुद्ध, फूलमती जो कि उनकी पत्नी थी। पर आज देखिए, उसकी आंखों के सामने जब प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की अपेक्षा की जा रही है, मतलब उसके हुक्म को जो है विरोध किया जा रहा है, उनसे पूछा नहीं जा रहा है, तो उनको कितना दिल को चोट पहुंचेगा, ठीक है। इससे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती थी, क्यों वह स्वीकार कर सकती, कुछ देर तक तो वह जो है जब्त किए बैठी रही चुपचाप शांति से। पर अंत में जब उनसे ना रहा गया, तो स्वायत्त शासन उसका प्रभाव स्वभाव हो गया, ठीक है। मतलब उनका सब दिन का जो आदत था बोलने का, वो गुस्सा उठ गया उनको, और क्रोध में भरी हुई आई, और जो है कामता ना था जो उनके उनके बड़े बेटे थे, उनसे उन्होंने आके बोलते हैं क्या, सो देखिए, क्या आटा 3 बोरे ही लाए, मैंने तो 5 बोरे के लिए कहा था, और घी भी 5 ही टीन मंगवाए, तुम्हें याद है ना, मैंने 10 कनस्तर मंगवाया था। तो किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा, उसी की आत्मा पानी को तरसे, कितनी लज्जा की बात है। देखिए इस लाइन का मतलब समझिए, कि जिसने यह कुआं खोदा और उसी की आत्मा अगर पानी के लिए तरसे, तो कितनी बुरी बात होगी। इसका मतलब यह है कि जिसका कमाई तुम लोग खा रहे हो, ठीक है, इतना अच्छा घर बन गया, इतना पैसा, तुम लोग इतना पढ़े लिखे, और उसी के काम के लिए तुम लोग इतना कंजूसी कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। वही बात यहाँ हुआ कि कुआं जो खोदेगा उसी को अगर पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो कितनी शर्म की बात होती है। आज उनका देहांत हो गया, तो उन्हीं का तो सारा कमाया हुआ जिससे सामान सब खरीद के आ रहा है, और उन्हीं के काम में तुम लोग इतना अति कंजूसी करती है, अच्छी बात नहीं है। कामतानाथ ने क्षमा याचना ना की, उसने गलती नहीं मानी और अपनी भूल भी स्वीकार नहीं किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और लज्जित भी नहीं हुआ, 1 मिनट तो विद्रोही भाव से तनिके खड़ा रहा। फिर बोला कि हम लोगों की सलाह 3 ही बोरियों की हुई, और 3 बोरे के लिए 5 टीन घी ही काफी था, और इसी हिसाब से जो है और चीजों को भी कम कर देगी। अपने मन से जो उनका बड़का बेटा जो है होशियार बनने लगा था, ठीक है। फूलमती जो है उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया, हम लोगों की राय से, तो मेरी राय कोई चीज नहीं है। कहता है कि तुम लोगों की राय से जब कम किया गया, तो मेरा राय नहीं है क्या, हम नहीं सोच सकते, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। तो उसका बेटा बोलता हाँ क्यों नहीं, लेकिन
अपना लाभ हानि तो हम समझते हैं ना। अब देखिए उनका बेटा कहता है कि अपना लाभ हानि तो हम समझते हैं ना, अब क्या जाने। फूलमती हक्का बक्का होकर जो है उसका मुंह ताकने लगी अपने बड़े बेटे का, कि इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना लाभ हानि, वो बोल के आश्चर्य करने लगी। अपने घर में लाभ हानि की जिम्मेदारी वह खुद थी, कौन? फूलमती, क्योंकि घर की गृहिणी थी, मालकिन थी। दूसरों को चाहे हुए उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? सही बात है। अरे घर का जो मालिक है वो मालिक रहे, यहाँ पे लिखा यह लौंडा तो इस डिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ा है, मैं तो गैर हूँ। उसकी मम्मी बोल रही है, ठीक है, फूलमती अपने बेटे को, जरा हेकरी तो देखो इसकी, कैसे तमतमा रहा है, लगा यही कमा के रख दिया है घर में। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे लाभ हानि के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जो है जाकर 2 बोरे आटे और 5 बोरे टीन घी और ले आओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। उन्होंने देखा कि कल 13वीं था, काम होगा, तो यहाँ पे सारा कुछ में कटौती कर रहा है उसका बेटा, तो उसको गुस्सा उठ गया, बोला कि जाओ जाके 5 बोरा आटा ले आओ और 5 बोरा और टीन ले आओ। ठीक है, तो अपने विचार में उसने काफी तंबीह कर दी थी, शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसने अपनी एकाग्रता पर खेद हुआ उसके बेटे को। लड़के ही तो है, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझे इसलिए ना पूछा हुआ कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती है, अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद ना करूंगी तो इन्हें अपनी अपेक्षा का साहस ना होता। देखिए बोल रहा है कि माँ अगर ऐसा नहीं करती तो हम भी तो कुछ समझदार हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ, मम्मी कुछ ना कुछ उसने बोली थी। यद्यपि जो है कामता अब भी उसी जगह खड़ा था, और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। मतलब उसकी मम्मी बोली कि सब सामान ले आओ मार्केट से, लेकिन फिर भी वह वहां से नहीं गया था, वहीं पे खड़ा था। इसका मतलब ये हुआ उसको जाने का मन नहीं था, लाने का मन नहीं था अब उससे ज्यादा, ठीक है। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कठोर कोठरी में जो है चली गई कि अब तो मेरा बेटा ये सामान लाएगा ही, हम बोल दिए इसको। इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया। पर ज्यों-ज्यों समय बीतते जाने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी, ठीक है। इस घर में जो अब उसकी वह हैसियत ही नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। धीरे-धीरे जैसे ही दिन बढ़ता गया, उनका धीरे-धीरे जो है अपना वर्चस्व घटता है घर पे। संबंधियों के साथ यहाँ के न्योते में भी शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को जो है स्वाभिनी भाव से संभाल-संभाल कर रखी जा रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता, किनसे? फूलमती से। अतः बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते, कामता प्रसाद से या फिर बड़ी बहू से ही पूछते थे। कामता कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भांग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला गया जाता है, उसमें भी महीने 15 नागों से कम नहीं लेते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं तो अब तक वह कभी किसी निकाल दिया रहता। और बड़ी बहू जैसी फुहर औरत भला इन सब बातों में क्या समझी। देखिए उनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उनको सास को, फूलमती को, के मेरा बड़का बेटा कितना होशियार है, घर में रहता है, थोड़ा सा काम क्या कर लिया अपना आपको बड़ा समझता है। उनकी बहू क्या है, बहू कुछ नहीं है, वो घर की फुलहर है, ऐसे वैसे मतलब अपना बुराई गुस्सा में कर रही है, क्योंकि उसको कोई पूछ ना रहा इसीलिए। तो अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, गृहस्थी चलाने चली है, भद्द होगी और क्या, सब मिलकर जो है कुल की नाक कटवाएंगे, बोल रही है। वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी, तो इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कहता है कि फूलमती कहती है कि जब भोज स्टार्ट होगा तो अगर उससे हम कुछ घट जाएगा तो कितनी बेइज्जती की बात होगी। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, कोई चीज इतनी कम बनेगी कि पत्तल पर पहुंचेगी पर किसी पर नहीं पहुंचेगी। आखिर इन सबों को हो क्या गया? अच्छा बहू तिजोरी क्यों खोल रही हो? ये बोल रही अपनी बहू को, तिजोरी क्यों खोल रही हो, ठीक है। बोलती है वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है तुम? तो कुंजी उसके पास से अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपये ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह पोल खोल रही है मानो मैं कुछ हो ही नहीं, यह मुझसे ना बर्दाश्त होगा। उनकी बहू जो है झगड़ा करने लगी उनसे, क्यों, हम क्यों नहीं खोल सकते हैं? वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में क्या बोलती है सो
तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। तो बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा? कहते हैं, बाजार से सामान है तो उसका दाम नहीं देंगे लेके पैसा क्या? कौन चीज किस भाव में आई और कितनी आई यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपये पैसे कैसे दिए जाए? उसके साथ बोलते हैं कि जब तक हमको मालूम ही नहीं चलेगा कितना रुपया का जरूरत हम कैसे रुपया दे देंगे लेके? हिसाब किताब सब हो गया। किसने किया? हिसाब किताब सब हो गया, ये बोलता है कौन? उनकी बहू बोलती है, ये बोलती है कि कामता थी फूलमती की, किसने किया? तो उनकी पुतोह क्या बोलती, अब मैं क्या जानूं किसने किया, जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपये ला कर दे दो तो रुपये ले जा रही थी। फूलमती का खून घूंट पी कर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर ना था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटता तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। ठीक है। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी, तब देखिए कौन उसके सामने आता है। ठीक है, वो सोचने लगी और क्या कहता है, इसकी सारी चौकरी भुला देगी। किंतु कोठरी में एकांत में वह निश्चिंत ना बैठी थी। कौन? फूलमती टेंशन में थी, सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही, इधर उधर झांक के, अच्छा क्या क्या हो रहा है, कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग हो रहा है, सारा कुछ देख रही थी। कहाँ मर्यादा की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया, सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठ दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे, ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए? उनको गुस्सा आ रहा था। ठीक है, पता है कि दो पंगतों में लोग बिठाए जाए तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे तक समाप्त होता। ये बोल रही है कि 12 बजे की जगह 2 बजे समाप्त होता तो क्या होता, लेकिन भोज लोग आराम से खाता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी की किसी तरह यह बाला सिर से टले बला और चैन से सोए। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं, किसी को हिलने की भी जगह नहीं है। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई, लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी चिमरी हो गई जाती है, इन्हें कौन खाएगा? बोल रही है, अरे दो दो ही रोटी दो, पूरी दो, लेकिन गरम गरम दो सबको, क्योंकि वो अगर ठंडा हो जाएगा तो चिमरी हो जाएगी, फिर कौन खाएगा उसको? तो रसोइये ने जो वो कढ़ा पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही से बातें नाक काटने की है। उनको अंदर से गुस्सा आ रहा था, किनको? कामता प्रसाद, उनके बहू को, फूलमती को, सॉरी फूलमती जो उनकी पत्नी थी पंडित जी की, वो उनको। ठीक है, पता है सहसा शोर मचा। अचानक शोर मच गया, तरकारियों में नमक नहीं आबले। सरकारी में नमक ये नहीं है, तरकारी में अब क्या होगा? बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोधित के मारे ओठ चबा रही थी, गुस्सा से ओठ चबा रही थी। ठीक है, पर इस पर अवसर पर मुंह ना खोल सकती थी। नमक पीसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा, गरम पानी, गरम है, ठंडा पानी लाओ। फिर उसके बाद ठंड पानी का कोई प्रबंध ना था। बर्फ भी ना मंगाई गई। आदमी दौड़ कर गया, मगर बाजार में इतनी रात गए, बर्फ कहाँ मिले? आदमी खाली हाथ लौटा है। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती, इतना उसको गुस्सा उठा था। लेकिन ऐसी छिछालेदार उसके घर में कभी नहीं हुई थी, तो उस पर जो है सब मालिक बनने के लिए मरते थे। कहता है, बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने के लिए भी किसी को सुधि ना थी। सुधि कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिली? उनको गुस्सा उठ रहा था, किनको? फूलमती जी को। ठीक है, आगे देखिए। आप लोग को कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, कहानी है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं आराम से। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चल रहे बिरादरी के भोज को देने और घर में बर्फ तक नहीं है। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? सब आदमी उठना शुरू कर दिया। फूलमती उदासीन ना रह सकी, कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब ना दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई जो कहार उठाती थी। फूलमती ने उनसे भी यह प्रश्न किया तो मालूम हुआ किसी के सोरवे में मरी हुई चूहिया निकल गई। लो, फूलमती चित्रलिखित सिर वहीं खड़ी रह गई और भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। सीधी सी बात है, इनके घर में जब इतना सारा कुछ उनके पति कर रहे थे,
और उन्हीं के पति के भोज में अगर ऐसा हो जाए तो कितना उनको दुख होगा, सीधी सी बात। कथिया भागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फुहरपन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा? सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपये, बोले सैकड़ों रुपये जो है, पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे, पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में जो लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे, और बड़ी बहू अपने देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां जो है सारा दोष कुमुद के सर पे डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। कुमुद कौन थी? तो उनकी बेटी थी, ठीक है, फूलमती जी की। चार बेटा एक बेटी थी। कहता है कि उसी वक्त फूलमती झल्लाई और आकर बोली, मुंह में कालिख लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहो। किसी लड़के ने जवाब ना दिया। अब आगे देखिए, फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की मर्यादा बनाने में खराब कर दी, ठीक है। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने क्यों कलंकित किया? शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही, और कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तक नहीं आएगा, ठीक है। सही सी बात है, ऐसा बेइज्जती करेगा तो कोई भी नहीं आदमी आएगा आपके घर पे। आगे देखिए, तय कामनानाथ जो कुछ देर तक चुप रहा, खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझलाकर बोला, अच्छा चुप रहो माँ, भूल हुई हम सब से, मानते हैं, पर भयंकर भूल हुई है। लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूल होती है, आदमी जो है पछताकर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। उनका बेटा बोलता है, ठीक है। तो बड़ी बहू ने अपनी सफाई के आदेश देखा, हम क्या जानते थे कि बीवी से इतना काम भी ना हो पाएगा। बीवी मतलब उनकी जो क्या कहते हैं उसको ननद बोलते हैं, कुमुद उनको बोलते हैं कि हम सोचे कि इनसे भी इतना काम भी नहीं हो पाएगा कि नमक दे सके। इन्हें चाहिए था कि देख कर तरकारी में कढ़ाव नहीं डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल ही दी। हमारा क्या दोस्त? कामता ने पत्नी को डांटा, इसमें ना कुमुद का कसूर है, ना मेरा, ना तुम्हारा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी, वाह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाल जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कौन सी जग हंसाई और कौन सी नक कटाई? तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। अपनी पत्नी को बोल रहा है, ठीक है, कमता प्रसाद। तो फूलमती ने दांत पीस कर कहा कि शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहया की बातें ही करते हो, समझा? अपने बेटे को बोलती है। तो कामता ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? क्योंकि किसी की चोरी थोड़ी की है। चीनी में चींटी और आटे में घुन यहाँ नहीं देखे जाते। पहले हमारे निगाह पर पड़ी, बस यही बात बिगड़ जाती है। नहीं चुपके से चूहिया निकाल फेंक देते तो किसी को खबर भी ना होती। उनका बेटा बोला कि अगर हम चूहिया निकाल फेंक दें तो सब आज चुपचाप बैठे खाता, ठीक है। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या क्या कहता है? मेरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? उसको फूलमती को और गुस्सा उठ गया। कांता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा? इन सब बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल से उठ गए, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस नहीं खाता होगा? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी के बचते नहीं, जरा सी चूहिया में क्या रखा था? उनका बड़ा बेटा बोल रहा है, ठीक है। तो फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब परले आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे धार्मिक भाव आने लगे तो फिर जो है धर्म की भावना ही रक्षा करेंगे। अपना मुंह जो है लेकर वहां से चली गई फूलमती। फूलमती ने दांत पीस कर कहा, शर्माते तो हो ने, और उल्टी बेहया की बातें करते हो। फिर बोली, तो कामता प्रसाद निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी थोड़ी की? चीनी में चीटी और आटे में घुनिया देखे नहीं जाते। और ये लाइन दो बार लगता रिपीट हो गया है। हाँ, कहता है फूल में देखकर सब प्रतीत हुआ कि अब परले आने में बहुत देर नहीं बची है, ठीक है। इसी तरह से सारा कुछ हो गया, उनका सारा काम भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। पता है कि 2 महीना गुजर गया उनके गुजरे हुए से। 2 महीना हो गया, रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे। बड़ी बहू भी जो है षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ रहा था वहां पे कि अब मेरी बहन कुमुद बच्ची हुई है, उसका शादी करके हम लोग अपना निपट लेंगे, ठीक है।
तो कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादी के साथ की गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेच दे, वह नीच है। ऐसी नीच आदमी से लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में भी ना करेंगे। वो आपस में बातचीत कर रही है अपनी बहन का शादी, मतलब कैसे लड़के से करना चाहते हैं, ठीक है। कहता है कि लड़के के जो है हम कुमुद का विवाह जो है कहाँ पे करेंगे, 5,000 तो दूर की बात, उससे बताओ धाता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो, और हमारे पास कुल 20,000 ही तो है। बोलते हैं 20,000 के अंदर जहाँ पे शादी होगा उसी में ही शादी कर देंगे, ठीक है। एक एक के हिस्से 5,000 5,000 ये आते हैं, 4 भाई है तो 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेग नछावर बाजे गाजे उड़ा दे, तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोलते, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 रुपये की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। लो अब अपनी बहन की शादी नहीं देना चाहता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर तो घर से खाना पड़ेगा। वो उनका दूसरा बेटा बोल रहा है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे, आंख से नक उतारते हुए बोला, मेरा विचार है ही है कि एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लिख लिख कर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कमलानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजीराम भजो सेंत में कोई लेख छपाता नहीं, रुपये कौन देता है। दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं यह बात तो नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं पेशगी पुरस्कार के लिए नहीं लिखता। मतलब आपस में सब अपने झगड़ रहे थे, ठीक है। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात में नहीं। कहता, भाई तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। कामता को बोल रहा है, अच्छा तुम तो वहां पे मार लेते हो बाहर में पैसा, लेकिन सबको ऐसा थोड़े मिलता है। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भगवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। मतलब वो अपनी ननद को बहला रही है। यह सब नसीबों का खेल है। कामता नाथ ने स्त्री की ओर प्रसंग भाव से देखा, कहा, वाह मेरी पत्नी कैसी अच्छी बात बोल रही है। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। तो सीतानाथ सबसे छोटा था भाई उनका, ठीक है। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातों का सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊंगा विवाह का नाम भी नहीं लूंगा। छोटा बेटा जो उनका था वो बहुत होशियार था, और सच पूछे तो विवाह करना भी नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है, ठीक है। पता है कि मेरे हिस्से के रुपयों का आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिए जाए। मतलब सारा बात हो गया था, लेकिन वही रुपया के चक्कर में जो है उसका शादी नहीं कर रहे थे वो लोग, कि नहीं हम अपना हिस्सा का पैसा नहीं देंगे, तो अपना हिस्सा का पैसा नहीं देंगे। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे, तुमने अपना 5,000 दे देगा, लेकिन 10,000 कहाँ से आएगा। सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपये देने के लिए कहता हूँ, और शेष, उसका भाई कहता, और शेष रुपया कहाँ से आएगा। तो मुरारी लाल से कहे जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वो इतने स्वार्थांध नहीं है कि इस अवसर पर कुछ बल खाने वो तैयार ना हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। वो अपने बोलते हैं कि इस तरह से अगर कम बेसी कर लेंगे तो विवाह मेरी बहन का हो जाएगा। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें। दयानंद बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही कि भला हमें कोई तो त्याग करने की योग्य है। इन्हें तत्काल रुपये की जरूरत ही नहीं है। सरकार से वाजीफा पाते ही हैं तो उनको अब दिक्कत क्या है। तो सरकार पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। उनका तीनों भाई बोलता है, अरे तुम छोटका तुम होशियार है, तुम प्रथम श्रेणी पास भी किया, तुमको पैसा मिल रहा है सरकार तरफ से, तुम पैसा भी दे देगा, लेके तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और नुकसान की एक ही कही कि हमें से एक को कष्ट तो हो क्या, और लोग बैठे देखेंगे। यह अभी अभी लड़के, इन्हें क्या मालूम कि समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफर की तैयारी के में 4-5 हजार लग जाएंगे, तब किसके सामने हाथ फैलाए फिरेंगे।
वो भी कहता है कि नहीं भाई, तुम भी अपना पैसा खर्चा नहीं करो, क्योंकि तुम भी अगर आगे अच्छा पढ़ाई करते हो तो तुमको आगे फिर पैसा का जरूरी पड़ेगा, विलायत जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ दिया। संकुचता हुआ बोला, हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपये की जरूरत पड़ेगी, अब लो। जो भी पैसा देना चाहता था उसको भी भड़का दिया। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। कहता, वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती है, मुझे कौन पूछता है। कहता, कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती और बिना सिफारिश वाले भी बाजी मार जाते हैं। मतलब सब भाई उसको जो है बहका रहा है कि अब तुम भी अपना पैसा इधर उधर, मतलब बहन शादी में नहीं लगाओ। तो आप जैसा उचित समझे। वो भी बोला कि मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊं पर कुमुद अच्छे घर जाए। देखिए छोटा भाई कितना अच्छा है। हम इसके लिए बहुत ही अच्छे हम सोचेंगे इनके बारे में, क्योंकि ये अपनी बहन के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। ठीक है। आगे देखिए, कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया। कामनानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर और दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया। जैसे तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए कि कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए, और इस विवाह में मैं 1,000 ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? आपस में सब बात कर रहे हैं कि पंडित दीनदयाल कैसे हैं, उनसे शादी करवाया जाए या फिर मुरारी लाल जी से। उमा ने प्रसन्न होकर, बहुत अच्छे हैं, एमए बीए ना सही, यजमानों में अच्छी आमदनी है। कहता है यजमानों में अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी पूछ तो लेना चाहिए। देखिए दयानाथ को याद है कि नहीं, अम्मा से भी एक बार राय ले लेना चाहिए कि आखिर इसमें उनका क्या राय है कि कहाँ से शादी हो, कैसे पैसा अरेंज करे, सारा चीज। ठीक है। आगे देखिए, तो कहता है कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत ना मालूम हुई। कामतानाथ बहुत ही होशियार बच्चा था, उनका बड़ा बेटा था। उसको लगा कि ये सब फालतू चीज सोच रहा है। तो बोले उनकी तो जैसी बुद्धि भ्रष्ट होगी अपनी मम्मी के बारे में। ठीक है। वही पुराने युग की बातें, मुरारी लाल के नाम पे उधार खाए बैठी है। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा, उनके तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाए। वो कहती है कि हमेशा कि पंडित मुरारी लाल के घर ही रहेगी मेरी बेटी, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देगी, देख लीजिएगा। उमा कहता है देख लेना कि महाजन सब अपना गहना किसको दे देगी, लेकिन कुमुद को। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका, बोला गहने पर उनका पूरा अधिकार, यह स्त्री धन जिसे चाहे दे सकती है। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या हुआ, उसे लुटा देगी? आखिर वह भी तो दादा दादी का ही कमाई है। अब लो, देखो कितना लोभ जो है ना, दुनिया में सबसे खराब चीज होता है। ठीक है, लोभ। कहता है किसी की कमाई, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है, वो अपना जो जाने। ठीक है। कुछ बेटा कहता है नहीं, मम्मी का उस पर जो अपना हक होगा अपना करेगी, तो उमा बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हो और 10,000 गहने अम्मा के लिए पास रह जाए। देख लेना, इन्हीं के बल पे वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करे करेंगी। भाई साहब बोल रहे देख लेना, माँ जो है इस सब के बल पे जो अपनी बेटी की ब्याह उसके मुरारी लाल के घर कर देगी। पता है कि उमानाथ कितनी बड़ी रकम तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। देखिए अब हमको समझ में आया यहाँ पे कि वो जो उसके घर शादी क्यों करा चाहती, क्योंकि उसके यहाँ जो उसका कर्ज रखा हुआ है। ठीक है। अतः उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं है। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। कहता है कि वो जो है ना, आप लोग का मुरारी लाल बहुत ही होशियार आदमी है। वो जो है किसी भी तरह से पैसा के साथ साथ गहना भी ले लेगा अगर हम शादी उसके घर नहीं करते हैं तो। उमानाथ ने खिसियाकर कहा कि गहने 10,000 से कम के ना होंगे। ठीक है। कामता अविचलित स्वर में बोला कि कितने ही हो, मैं अनिति में हाथ नहीं डालना चाहता। आप अलग बैठिए, यहाँ बीच में भांजी ना मारिएगा। मैं अलग रहूंगा, तुम और तुम सीता अलग रहूंगा। तो फिर आप बाद में क्या कहते हैं सो देखिए। कहता है लेकिन अब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह जो उमानाथ से सहयोग करने को हो गया तैयार। वो बोला कि अगर ऐसा हम करते हैं, क्या तुम तैयार हो? आज बोला हाँ ठीक है, हम तैयार हो जाएंगे। बोलता है 10,000 में 2,500 तो उसके ही होंगे, छुटका भाई। ठीक है।
इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है। तब फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी और उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी। फूलमती ने सशक कर होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम पड़ रहे हो, क्या हुआ? उमा ने सिर खिलाते हुए कहा कि समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा, कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती। दयानंद ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा ना की गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक दी थी। उसे मम्मी से जो है वो गहना लेना चाह रहा था। सब बेटा सब देखिए कैसा है। फूलमती ने सर पीट कर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे आदीन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह चल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं। हकीम जिला इतना कड़ा है कि जरा सी भी रियासत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती वह सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपये का प्रबंध करने को नहीं कहा? उसने बोलती अपने बेटे को कि तुम कामता से, बड़े बेटे से नहीं बोला कि रुपये का प्रबंध करने के लिए? तो उमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्होंने रुपये प्राणों से प्यार है। वो बोलती है कि उनका बड़ा भैया का तो रुपया जो प्राण से भी प्यारा है, इन्हें चाहे काला पानी की हो जाए वह एक पाई ना देंगे। लेकिन दयानाथ से समर्थन किया, मैंने तो उनसे उनका जिक्र ही नहीं किया। फुलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ देगा। कैसे नहीं देगा? रुपये इसी दिन के लिए तो होते हैं कि कारगर रखने के लिए होते हैं। अगर तुमको अभी जरूरी पे काम नहीं देगा तो कब काम देगा? उमानाथ ने माता को रोक कर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो। रुपये तो ना देंगे, उल्टे और हा है मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत बनानी है, उन्हें घर में रहने भी ना देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं। मतलब वो सब चालबाजी था उसका, अपनी माँ से जो है गहना लेने का, ठीक है। इसलिए अपना बड़ी भाई के पास नहीं जाने दे रहा था उसको। फूलमती ने लाचार होकर जो है कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? जमानत फिर कैसे करोगे जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है? तो उसका बेटा क्या बोलता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ मेरे, उसकी मम्मी बोलती है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिराओ तो रख कर जमानत पे दे दो लेके। और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी नहीं लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा, तुम्हारी जेवर लेकर मैं अपनी जान बचा सकूं, लेकिन 10-5 साल की कैद ही तो होगी, झेल लूंगा ही बैठा बैठा, क्या कर रहा हूँ। कुलमती जो छाती पीटते बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटे? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता? उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए तो हैं, और किसी दिन के लिए तुम जब तुम ही ना रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी। देखिए माँ का हृदय कितना पवित्र होता है, लेकिन बेटे को देखिए आप कितना गलत कर रहा है अपनी माँ के साथ। तो उसने पिटारी लाकर उसे सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे ही फरियाद की आंखें देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे में कहता हूँ कि अम्मा को बताने की जरूरत नहीं थी, जेल ही तो हो जाती और क्या। देखिए दोनों कितना चालाक भाई है उसका बेटा। कहता है, उमा ने जैसी सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर ना होती। कहता है, मुझसे यह नहीं हो सकता कि सुनकर पेट में डाल देता, मगर अब क्या करना चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। ना तो यही अच्छा लगता ना तुम जेल जाओ, और ना ही अच्छा लगता कि तुम जब मम्मी की गहने औरों को बेच दो। पता है क्या, हमको ये भी समझ में आ रहा है कि हम क्या बताएं तुमको, कि जेल जाओ या फिर मम्मी का गहना बेच दो, हमको दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लगता है। तो फूलमती ने जो है व्यवस्थित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे अधिक प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूंगी, गहने की भी साथ ही क्या है। देखिए माँ का हृदय कितना पवित्र होता है। बोलती है कि अरे तुम चाहते हो कि हमारे रहते हुए तुमको कुछ हो या फिर तुमको खरोच हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जाओ गहने बेच दो, जाओ अपना आराम से रिलैक्स करो। दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो ना लूंगा, चाहे मुझे कुछ ही क्यों ना आन पड़े। अब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा ना कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारे कोख से जन्म ही ना लेना चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा। फूलमती ने भी उतनी दृढ़ता से कहा,
अगर यूं ना लगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूं और खुद हकीम जिला के पास जाकर जमानत करवाऊंगी, अगर इच्छा हो तो। अपने बेटे को बोलती है, तो यह परीक्षा भी ले लो। कहता है, आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन अब तक जीती हूँ तुम्हारी, और कोई तिरछी आंखों से देख नहीं सकता तुम लोग को कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगी, ठीक है। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानथ, क्या हर्ज है, ले जाओ, मगर याद रखो ज्यों ही हाथ में रुपया आ जाए गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घत तपस्या है। माता का दीर्घ तपस्या होता है अपने पुत्र के लिए, तो माता के सिवाय जो है इतना स्नेह कौन कौन कर सकता है, ठीक है, बोल रहे हैं। हम बड़े अभागे हैं, माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उतना शतांश भी उन्हें नहीं रखती, एक भाग भी नहीं रख पाते अपनी माता के लिए, ठीक है। तो दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने, वहां से निकल पड़ा। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रहे थे, और उनकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हीं अपनी गोद में समेट लेने की व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने बाद उनके भग्न मातृ हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली हो अपने बेटे से बात करके। उसकी स्वाभाविक कल्पना इसी त्याग के लिए पवित्र है और इसी त्याग के लिए जानी जाती है, स्वाभाविक सी बात है। और इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढ रही थी। अधिकार या फिर लोभ या ममता की भी वहां गंध तक नहीं थी। अतः त्याग की उसकी आनंद और त्याग की उसकी अधिकार जो है माता की सबसे अलग होती है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई परितिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई। और देखिए कि अच्छा मेरा बेटा आज हमको पूछने आया कि माँ हम क्या करें। ये सुन के वो बहुत खुश हो गई। इसलिए अपने माता पिता को हमेशा कोई भी काम करो अपने पूछना जरूर चाहिए, ठीक है। आप लोग भी जरूर पूछा कीजिए अपने माता पिता को। कहते 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे। देखिए चारों भाई कितना आराम से माँ का गहना भी ले लिया चुपे चाप। फुसला के अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल ना दुखाए। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है तो इसमें क्या हानि है। चारों जो है करते अपने मन पर माता से सलाह ले लेते, या फिर ऐसा जाल फिर एक बार सरलता उनकी भावनाओं बातों में आ जाती है और हर एक काम में जो है सहमत हो जाते थे। मतलब देखिए चारों भाई सोचा कि देखो माँ जो है, अब हम लोग को क्या करना चाहिए, माँ को खुश कैसे रखेंगे, अपना करेंगे अपने मन का, लेकिन उनसे जाके एक बार राय पूछ लेंगे, ठीक है। बाघ को बेचने उसे बहुत बुरा लगा था, बाघ को बेचना उसे बहुत, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। अब देखो उनके पास एक बाग था, बगीचा था, उसको बेचने के लिए वो नहीं चाहते थे, लेकिन चारों बेटे ने इस तरह से उसको मनाया कि मान गई। अरे बेटा ही तो है, बोलेगा तो काहे नहीं मानेगी। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मई तक के ना हो सका, अभी तक क्लियर नहीं हो सका था कि कुमुद का शादी कहाँ पे होगा। माँ पंडित मुरारीलाल पर जमी हुई थी, अभी तक कि लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। माँ कह रही थी पंडित मुरारीलाल के यहाँ, तो वो बोले थे नहीं दीनदयाल के यहाँ। एक दिन आपस में कलह हो गई, फिर झगड़ा हो गई, ठीक है। फूलमती ने कहा कि माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा है। तुम्हें 16,000 एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान और 20,000 नगद में आया, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है इसमें इतना में। तो कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगे, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। देखिए उसका बड़ा बेटा बोल रहा है, ठीक है। तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे आपको अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ भी नहीं है। देखो बोल रहा है कि नहीं बेटी का कोई भी इच्छा नहीं है हिस्सा। दादा जीवित थे तब और बात थी, जब वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, लेकिन कोई उनका हाथ ना पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम हजारों में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उसका बड़ा बेटा ये बात कर रहा है, ठीक है। कहता है कि उमानाथ ने सुधारा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भावे सिकोड़ कर कहा, नहीं मैं 5,000 ही कहूंगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरलीलाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 खर्च हो चाहे 10,000 खर्च हो, मेरे पति की कमाई मैंने मर मर कर जोया है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्हें ने मेरी कोख से नहीं जन्म लिया है, कुमुद भी उसी कोख से आई है। उसकी मम्मी गुस्सा में बोलती है।
मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो, मैं किसी से कुछ मांगती नहीं, तुम बैठे तमाशे देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 रुपये 5,000 कुमुद का है। ठीक है, बोल रही है वो। कामता प्रसाद को अब कड़वे शब्द की शरण लेने की सिवा और मार्ग ना रहा। बोला, अम्मा तुम बरबर बात पढ़ाती हो, जिन रुपयों तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं है, तुम हमारी अनुमति के बिना उसमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती। ठीक है। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया। वो क्या कहा? फिर तो कहना। तो गुस्सा उठ गया। मैं तो अपने सच्चे रुपये अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। बोलिए, हम अपने रुपये जो है हम खुद से नहीं खर्च कर सकते। तो उसका बेटा बोलता है, वह रुपये तुम्हारे नहीं है, हमारे हो गए माँ। तुम्हारे हो गए, लेकिन मेरे मरने से पीछे? नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। सब लड़के बोल रहे हैं। ठीक है। उमानाथ ने बेहया से कहा, अम्मा कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उछलती है। फूलमती क्रोधित व्हील रोकर बोली, बाहर में जाए तुम्हारे कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई धरना सेठ नहीं थे, मैंने ही पेट और तन काट कर यह गृहस्थी जोड़ी है। नहीं, आज बैठने की छां ना मिलती घर में। तुम लोग इतना फालतू बात बोल रहे हो। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपये नहीं छू सकते। मैं 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार रुपये खर्च किए, वही मैं कुमुद के शादी में भी खर्च करूंगी। ठीक है। कामता प्रसादी गर्म पड़ गया। बोला, आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। अपनी माँ से बोलता है। ठीक है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हैं। भाई साहब, मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह ना होगा, बस छुट्टी हुई। बोलता है, कहे झूठे आप माँ का मुंह लग रहा है, सीधे लिख दीजिए कामता प्रसाद कि तुम्हारे बेटे से विवाह हम नहीं करेंगे, बात खत्म। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ की बहस करती है। तो फूलमती ने संयमती स्वर में कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी तो सुनूं। उमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटे की हो जाती है, माँ का हक केवल रोटी कपड़े का होता है। फूलमती ने तड़प कर कहा, किसने यह कानून बनाया है? उमा शांति स्वर में बोला, तो हमारे ऋषियों ने, महाराजा ने, मनु ने। फूलमती ने एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ? उमानाथ न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझ, देखिए बेटा कैसा होता है। तो फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चित्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियां की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गैर हूँ। मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून का चलना चाहते हो? अच्छी बात है, अपना घर द्वार लो, मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं है। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह रे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं उसकी पेड़ की छांव में नहीं बैठ सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युवक पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर नहीं हुआ। चारों बेटा प्रतीत था। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। इन कांटों पर उनका क्या असर हो सकता था? जरा देर में जब फूलमती उठकर वहां से चली गई गुस्सा से, आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसके धिक्कारने लगा था उसको। जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों में वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित कर अपने आप को धन्य मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जान पड़ा। लेकिन उसे अब उसका जीवन जलकर भस्म हो गया। बहुत ही अंदर उसको दिल में चोट पहुंचा कि ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए। संध्या का समय हो गया। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निस्तब्ध खड़ा था, मानो संसारी गति सारा क्षुब्ध हो गया था ऐसा चीज देख के घर में। अस- अस्ताचल की और प्रकाश और जीवन का देवता फूलवती के मातृत्व की भांति अपनी चिता में जल रहा था। हिंदी प्रेरक कहानियों का संग्रह भी आगे लिखा जाता है। ठीक है। क्या लिखा जाता है सो देखिए भाई। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी हुई तो उसे मालूम हुआ कि उसकी कमर टूट गई। अब लो, पति के मरते अपने पेट के लड़के के उसके शत्रु हो जाएंगे, तो ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिलाकर पाला, वही आज उसके हृदय में यूं आघात कर रहे हैं। अब वह उसे घर के कांटों की सेज हो रहा था। जहाँ उसकी कुछ कद्र ही नहीं थी, गिनती ही नहीं थी, वहां नाथों की भांति परी रोटियां खाई या उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए गए। और शायद मतलब वो बहुत ही अच्छी नेक दिल की इंसान थी, लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार की वजह से जो है उसको बहुत कष्ट हो रहा था अंदर ही अंदर। पर उपाय ही क्या था? वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो ना कटेगी, ना कटेगी। अरे बेटा से अलग हो गई, संसार उस पर थूकेगा और क्या। लड़के तो
क्या बदनामी तो उसी का है। दुनिया तो यही कहेगी कि 4 जवान बेटे के होते बुढ़िया अलग पड़ी हुई मजबूरी में करके पेट पाल रही है, जिन्हें उसने हमेशा नीचा समझा वही उस पर जो है हंसेंगे। नहीं, वह अपनापन इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक है। वह अपना और घर का पर्दा ढका रखने में कुशल है। हाँ, अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया। अब वो अब तक स्वाभिमानी बनकर रही, अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा है अपने बेटों की बातें और लातों गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है वो, ठीक है। आगे दिक्कत है कि वह बहुत देर तक मुंह ढांपे अपनी दशा पर रोती रही और सारी रात जो है इसी आत्मवेदन में कट गई। शरद का प्रभाव डरता डरता उषा की गोद में निकल गया, जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग गया हो। फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के की उठी और रात में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सुबह भी इतना टेंशन में सारा घर सो रहा था और वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी रात को उठ के। रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठते नहीं देखे थे। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था। पर अब वह दिन नहीं रहे, प्रकृति ने भी समय के साथ बदल देना उसको चाहा। तो झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकरियां चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जाके बहू उठी। सभी ने बुढ़िया को सर्दी में सिकुड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने यह ना कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो। शायद सबके सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे, ठीक है। आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अतरंग नीति से अलग रहना, ठीक है। सबके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलक रहा था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई नजर आ रही थी। जहां बिजली जलती थी वहां अब तेल का दिया जल रहा था, तो जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का झोंका ही काफी था। कथा है आगे देखिए। अब आपका पोयम सॉरी कविता कहानी आपका खत्म ही होने वाला है। तो मुरारी लाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन जब पत्र लिखा गया, दीनदयाल से कुमुद का विवाह जो निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ हरीठे थे, पर रोटी दाल से खुश थे। अतः बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए और तिथि नियत हुई और बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा करके चली गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता था। पर चारों भाई जो है बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। और ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती, भाग में सुख भोगना लिखा होगा, सुख भोगेगी दुख भोगना वाली दुख भोगेगी, मतलब ये सब बोल के उसको जो है शादी कर दिया। हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अविलंब है। कहता है कि घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें हजार एव हो तो वह उसका उपास्य उसका स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे थे। मतलब उसको जानबूझ के जिससे मन तैसे उसको शादी कर दिया अपनी बहन को, ठीक है, पैसा बचाने के चक्कर में। कहता है फूलमती ने किसी काम में दखल ना किया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों को कैसा सत्कार किया गया, किसके यहाँ से नेवते आए नहीं आए, किसी बात से भी उसको सरोकार ना था। उससे कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा, बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आए और कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ 150 रुपये दो चार मामूली गहने उसके पास बच रहे थे बेटी को जो है आंचल में ढककर बोले, बेटी मेरी तो मन में रह गई, नहीं तो आज या तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा हो जाती। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से ना कही दी थी। लड़की लड़कों ने उनके साथ जो कपट व्यवहार किया था, इसे चाहे अब वह ना समझो, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर ना मिलेंगे। मनोमालिन्य बढ़ने के सिवा कुछ ना हाथ लगेगा। लेकिन इस अवसर पर उसने अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम उसको नहीं लगा, ठीक है। जब कुमुद यह मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं को लिए रख छोड़े, इसे वह किसी तरह ना कर सकती थी, ठीक है। तथा इसलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले गई थी। लेकिन कुमुद को पहले इस कौशल का टोह मिल चुकी थी कि उसने गहने और रुपये आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोले, अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है। देखिए बेटी कितना अच्छी है उनकी। तुम इन चीजों को अपने पास रखो, ना जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े।
फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही कुमुद, चल चल जल्दी कर। साइड चली जाती। वह लोग हाय कर रहे थे, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ये जो मत लेना देना हो ले जाना। फूलमती के हाव पर जैसे मानो नमक पड़ गया। बोली, मेरे पास अब क्या है भैया जो मैं इसे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर रखे। वो अपनी बेटी को बोलते हैं, ठीक है। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर गई। जीवन की अंतिम लालसा भी उनकी नष्ट हो गई। 1 साल बीत गया। धीरे धीरे फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था। कई महीने से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी थी, जैसे कोई भिखारिन हो। बेटों और बहुओं से अब उसे जरा सी भी स्नेह ना था। अब वह घर की जो है लौंडी थी। घर की किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे प्रयोजन ना था। उसे कोई पूछता ही नहीं था घर में क्या करो नहीं करो, मतलब कोई मतलब नहीं था, ठीक है। केवल वो इसलिए जीती थी कि मौत ना आती। सुख या दुख का अब उससे कोई लेस मात्र भी ज्ञान नहीं था, मतलब उसको कोई मतलब नहीं था उससे किसी को, ठीक है। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा और विलायत गया, फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़कों का यज्ञोपवीत यानी कि मुंडन हुआ। फिर धूमधाम मची, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद नहीं छाया। कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने और बीमार रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अब के अपनी पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में जो एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई, ठीक है। तो उमानाथ ने एक फौजीदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई। पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक ना पड़ी। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अब बेटा सब है, था ही वैसे उस टाइप का, होगा ही उसके साथ। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, चिंता ना थी। बस पशुओं की तरह काम करना, खाना खाना, और इसकी जिंदगी के दो काम थे। जानवर मारने से काम करता और खाता है मन से। फूलमती बेकहे काम करती पर खाती विष के कौर की तरह, ठीक है। घर में उसको ताना ना सुनना पड़ता था। पता है, महीनों सिर में तेल ना पड़ता था, महीने कपड़े ना धुलते थे, कुछ परवाह नहीं था। चेतन शून्य, एकदम पागल जैसे हो गई थी, ठीक है, अपने ही घर में। पता है, सावन की झरी हुई लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आकाश में जो मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी था। आर्द्र वायु शीत, ज्वर और श्वास का वितरण करती रह फिरती थी। घर की मेहरी बीमार थी। कहता है, फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया। फिर आग जलाई और चूल्हे पर जो है पतीलियां चढ़ाई। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए। उसे याद आया कि कामतानाथ नल का पानी नहीं पीता, तो उसके लिए वर्षा में गंगा जल लाने चली गई। कामतानाथ से पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा, आज तो मारी खूब बैठ रही। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामता बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। तो फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार ना पड़ूंगी, तुम भगवान ने अमर कर दिया मुझे। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके औषधालय में कुछ आमदनी ना होती थी, इसलिए बहुत चिंतित था। भाई भावज की मुंह देखी करता रहता था। बोला, जाने दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी हूँ, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। गंगा का पानी उसमें बढ़ गया था। काफी बरसात के मौसम में क्षितिज के समय आने के कूल से मिला हुआ था। किनारों के वृक्षों की केवल फगुनिया पानी के ऊपर रह गई थी, सिर्फ पत्ते उसके। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पाँव फिसला, संभलना सीखे और पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींचे ले गई। कहानी पर 2-4 पंडे चिल्लाए किनारे पे, और दौड़ो बुढ़िया डूब जाती। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी और बल खाती हुई लहरों जिन्हें देख हृदय कांप उठा था। एक ने फिर पूछा, यह बुढ़िया कौन थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा थी। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे, हाँ थे, पर इसके अभाग में ठोकर खाना लिखा हुआ था। उनके तो कई लड़के बड़े और सब कमाते हैं, लोग सब बोल रहे थे। तो मतलब भाग्य में इनको नहीं था लिखा, नसीब में नहीं लिखा था। तो इस कहानी से हम लोग को इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि उस मतलब काम उसके जो है पंडित जी के पत्नी यानी कि फूलमती का चरित्र चित्रण कीजिए। कैसी थी, अपने बेटा के लिए क्या किया, बेटी के लिए क्या किया, उनके बड़े बेटे के
कैसा स्वभाव था, उनके बड़े बेटे ने क्या-क्या किया उनकी बेटी की शादी के लिए। जो भी क्वेश्चन आएगा मुझे लगता है अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अगर लास्ट तक अभी देख रहे हो क्लास को तो आप लोगों को एंजॉय कितना आया, कैसा लगा आपको कहानी? एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा ताकि मुझे और आगे आप लोग का क्लास कराने में मज़ा आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 4 बजे। धन्यवाद।